हेलो स्टूडेंट्स, आज हम राजस्थान यूनिवर्सिटी के एक और आए हुए क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले, रिपीटेड पीओक्यू के बारे में बात करने वाले हैं। क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है कि राइट अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में लिखिए। तो इसके बारे में कैसे लिखना है, और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर आपको जानना है तो उसमें आपको कैसे जानना होता है कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है, इसके हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि मैं आपको पढ़ने का तरीका सिखाया कि सबसे पहले उसकी डिस्कवरी, उसके नंबर, उसकी शेप, उसकी साइज, उसका जो नाम होता है, उसकी क्या मीनिंग होती है, इसके बारे में पढ़ना होता है। सबसे पहले पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का मीनिंग क्या होता है। माइटो का मीनिंग होता है थ्रेड एंड कॉन्ड्रियन का मीनिंग होता है ग्रेन्यूल। ये ग्रीक वर्ड है और ग्रीक लैंग्वेज में माइटोस का मीनिंग होता है थ्रेड एंड कॉन्ड्रियन का मीनिंग होता है ग्रेन्यूल। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसकी शेप दोनों ही प्रकार से होती है कि वो कुछ कोशिकाओं में तो थ्रेड लाइक दिखता है, कुछ प्लांट्स में, कुछ एनिमल्स में तो थ्रेड लाइक दिखता है, और कुछ एनिमल्स में वो ग्रेन्यूल के जैसा दिखाई देता है। थ्रेड लाइक मीन्स ऐसे लंबे लंबे थ्रेड्स दिखाई देते हैं, और कुछ में गोल गोल ग्रेन्यूल्स के रूप में दिखाई देता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को दोनों बोला गया है। माइटोकॉन्ड्रिया का मीनिंग ही है थ्रेड और ग्रेन्यूल्स। देन इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने की है। देन इसके बाद में बात कर लेते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने की है। तो डिस्कवरी की थी इसकी कॉलिकर ने 1880 में इसकी कॉलिकर ने डिस्कवरी की थी, और कॉलिकर ने इनको नाम दिया था सार्कोसोम्स। इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम कॉलिकर ने नहीं दिया था, कॉलिकर ने इसको नाम दिया था सार्कोसोम्स। तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? तो माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम देने वाला बंदा था, उसका नाम था सीमेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम देने वाला बंदा था सीमेंडा। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के बाहर निकालना, उसको स्टैंड करना, उसको देखने का काम किया था सीमेंडा ने। इसलिए बाद में माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था सीमेंडा ने, इसलिए उसका नाम यहाँ रख दिया गया। ठीक है, देन उसके बाद में आता है कि एनिमल्स में तो कॉलिकर ने कर दी थी कि एनिमल्स में कौन से एनिमल्स में की थी, तो इंसेक्ट की मसल सेल्स में की थी। तो एनिमल्स में तो खोज हो गई कि एनिमल्स में तो माइटोकॉन्ड्रिया खोज लिया गया, बट प्लांट्स में माइटोकॉन्ड्रिया किसने खोजा? तो प्लांट्स में माइटोकॉन्ड्रिया खोजने वाला बंदा था मीव्स। कौन था? म्यूस। तो म्यूस ने कब खोजा था? तो ये खोजा था 1904 में। 1904 में लगभग 24 साल बाद में म्यूस वहां माइटोकॉन्ड्रिया खोजता है प्लांट्स में। और कौन से प्लांट में खोजा था? तो वो खोजा था निम्फिया के पौधे में। किस में खोजा था? निम्फिया के पौधे में। निम्फिया एक जलीय प्लांट होता है, एक्वाटिक प्लांट होता है, उसके अंदर इसने खोजा था। देन मैं बता चुका हूं कि इसकी शेप कैसी होती है, थ्रेड लाइक होती है। और नंबर की अगर बात करें तो सामान्यतः जो एनिमल सेल्स होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होता है। एनिमल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होता है प्लांट सेल्स के मुकाबले। वैसे अगर देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो वर्क होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो वर्क होता है वो होता है रेस्पिरेशन का। तो जिन कोशिकाओं में रेस्पिरेशन ज्यादा होगा वहां माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा पाए जाएंगे, और जिन कोशिकाओं में रेस्पिरेशन कम होगा वहां माइटोकॉन्ड्रिया कम पाए जाएंगे। बट एनिमल सेल्स में प्लांट सेल्स के मुकाबले माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि एनिमल सेल्स में रेस्पिरेशन ज्यादा होता है, क्योंकि एनिमल्स ज्यादा एक्टिव होते हैं। प्लांट्स एक ही जगह खड़े रहते हैं, उनमें सिर्फ सर्वाइवल के लिए और कुछ एक्टिविटीज करने के लिए ही माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए होता है, जबकि जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो एक्टिव होने के लिए आपको एटीपी चाहिए। एटीपी कहां से आएगी? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनेगी, जनरल सी बात है। तो प्लांट्स में माइटोकॉन्ड्रिया कम मात्रा में पाया जाता है बजाय एनिमल्स के। तो फिर सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं किस में? अमीबा में। अमीबा में लगभग 50,000 तक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो फिर अपन बात करें कि सबसे कम माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाया जाता है, तो सबसे कम माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं कुछ एल्गीज में, जहां एक या दो नंबर में ही माइटोकॉन्ड्रिया, एक या दो ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, एल्गीज प्लांट्स ही होती है बेसिकली। देन उसके बाद में अपन बात करते हैं कि ह्यूमंस में या एनिमल्स में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है? तो ह्यूमंस और एनिमल्स में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं लीवर सेल्स में, क्योंकि लीवर सेल्स ही होती हैं जो फूड को कंट्रोल करने का काम करती है। इसलिए लीवर सेल्स में ही सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। उसके बाद में मसल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्योंकि मसल सेल्स में जो एनर्जी का कंजप्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और एनर्जी बनाने का काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। देन इसके बाद में बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर में क्या क्या पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर में मैंने इधर डायग्राम भी बनाया कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है, इनर आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ फोल्डेड होती है, अंगुलीनुमा प्रवर्ध होता है, वो अंदर की तरफ फोल्डेड होती है। जो ये फोल्ड्स होते हैं उनको बोला जाता है क्रिस्टी। क्रिस्टी के ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स लगे हुए होते हैं, उन पार्टिकल्स को बोला जाता है एफएन पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम्स। जो फूड का ऑक्सीडेशन होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है वो इन्हीं एफएन पार्टिकल्स के ऊपर चलता है। देन इसके अंदर को क्या क्या पाया जाता है? तो इसमें दो चैम्बर्स होते हैं, एक आउटर चैम्बर जो दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में होता है, और एक इनर चैम्बर जो इनर वाली मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ होता है। इनर चैम्बर एंड आउटर चैम्बर के बाद में बात कर लेते हैं कि इनर चैम्बर, आउटर चैम्बर जो होता है ना, वो
मतलब थोड़ा कम विस्कस होता है और उसमें H+ आयन की सांद्रता ज्यादा होती है, जबकि जो इनर वाला चेंबर होता है उसके अंदर आरएनए और माइटोकॉन्ड्रिया का जो आरएनए होता है, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है वो बैक्टीरियल डीएनए के सिमिलर होता है। देन उसके अंदर पाया जाता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होते हैं ना वो बैक्टीरिया के जैसे ही राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। और इसके अलावा डीएनए, आरएनए और राइबोसोम, चूंकि इसके अंदर खुद का डीएनए, खुद का आरएनए और खुद के राइबोसोम्स है, इसलिए खुद का कुछ अमाउंट में प्रोटीन बना लेता है। इसीलिए इस ऑर्गेनेल को बोला जाता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। क्या बोला जाता है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल दो होते हैं कोशिका के अंदर ऐसे ऑर्गेनेल्स, एक तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया और एक होता है क्लोरोप्लास्ट। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट और एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। दोनों के पास में खुद का डीएनए होता है, खुद का आरएनए होता है और खुद के राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स कौन से होते हैं? तो जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं 70S टाइप के राइबोसोम यहाँ पाए जाते हैं। इसके बाद में इनको सेमी ऑटोनोमस ही क्यों बोला जाता है? फुल्ली ऑटोनोमस क्यों नहीं बोला जाता? तो सेमी ऑटोनोमस इनको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये कुछ अमाउंट में ही खुद के प्रोटीन्स बना सकता है। मींस ये 30% के आसपास खुद के प्रोटीन्स बनाते हैं। 30% के आसपास खुद के प्रोटीन्स ये खुद बनाते हैं। बाकी प्रोटीन्स कहां से बनता है? तो बाकी प्रोटीन्स जो मेन डीएनए होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, वहां से इनके प्रोटीन्स बनते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है सेमी ऑटोनोमस, क्योंकि ये कुछ प्रोटीन्स के लिए न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो अगर कोई बॉडी किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है तो वो खुद ऑटोनोमस नहीं बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा सेमी ऑटोनोमस, क्योंकि वो खुद के काम, कुछ फंक्शंस वो खुद के खुद कर ले रहा है, कुछ फंक्शंस वो दूसरे से करवा के जा रहा है। इसीलिए इसको बोला जाता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। देन इसकी स्ट्रक्चर में हम एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। कि मैंने बताया कि जब भी आप एग्जाम में लिखो तो उसकी स्ट्रक्चर बनाने के बाद में आप उसके एक आउटलाइन से दिखा सकते हो कि मैं एग्जाम में क्या क्या लिखने वाला हूं। तो यहां मैंने बताया कि मेम्ब्रेन एनवेलोप होता है जिसमें आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है और पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है। इसके अलावा यहाँ एक और लिख सकते हैं, जो आउटर स्पेस होता है उसे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं और एक होता है इनर स्पेस। क्या होता है? इनर चेंबर। और ये होता है आउटर चेंबर। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस को क्या बोल सकते हैं? आउटर चेंबर। दो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसे बोलेंगे आउटर चेंबर और ये हो गया इनर चेंबर। देन इसके बाद में इसके ऊपर लगे होते हैं एफएन पार्टिकल्स और ऑक्सीसोम्स और फिर इसके बाद में आ जाता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या होता है? मैट्रिक्स के अंदर उसका डीएनए, उसका आरएनए, डीएनए आरएनए, उसके राइबोसोम्स और उस हाई अमाउंट में वहां पे रहते हैं एंजाइम्स। जो एंजाइम्स ऑक्सीडेशन का काम करते हैं, क्रेब्स साइकिल के अंदर काम आता है। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब अपन इसके एक एक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं कि मेम्ब्रेन एनवेलोप में जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी बनी हुई होती है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, स्ट्रक्चर में ज्यादातर क्या क्या पाया जाता है। तो देन स्ट्रक्चर की आउटलाइन समझाने के बाद में हम बात कर लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें जो मेम्ब्रेन्स होती है, जो क्रिस्टल होते हैं, जो एफएन पार्टिकल्स होते हैं, उनमें उनका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, उनकी अरेंजमेंट क्या होती है, उनमें कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले है आउटर मेम्ब्रेन। हमने बात की है आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन की। जो मेम्ब्रेन सिस्टम है, जो मेम्ब्रेन कवरिंग है, उसकी कैसी होती है? तो उसमें दो मेम्ब्रेन होती है, तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है परमिएबल होती है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एंड शुगर्स के लिए। एक मिनट मेरा मार्कर कहाँ रह गया? परमिएबल होती है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए और शुगर्स के लिए। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बोल सकते हैं कि सोडियम, पोटेशियम, इन सब के लिए वो परमिएबल होती है जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो। और शुगर्स के लिए, सुक्रोज या शुगर्स के लिए वो परमिएबल होती है, बट इनर मेम्ब्रेन परमिएबल नहीं होती है। अगर दोनों की मोटाई की बात करें तो दोनों की मोटाई एक जैसी होती है और दोनों के बीच में जो स्पेस होता है वो होता है 60 to 80 एंगस्ट्रॉम का। वहां पे स्पेस पाया जाता है जिसे आउटर स्पेस बोला जाता है या फिर पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोला जाता है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें लिपिड कंटेंट ज्यादा होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जितनी भी मेम्ब्रेन्स रहेगी, जो कोशिका के अंदर मेम्ब्रेन्स रहेंगी, उनमें लिपिड कंटेंट ज्यादा रहेगा, या फिर बोल सकते हैं कि उनके अंदर जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो हाई अमाउंट में पाए जाते हैं। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये साइटोप्लाज्म के कॉन्टेक्ट में होती है और साइटोप्लाज्म के कॉन्टेक्ट में होने के कारण इसमें हाई अमाउंट में लिपिड पाया जाता है। जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें इससे कम अमाउंट में लिपिड पाया जाता है क्योंकि ये अंदर की तरफ होती है। ठीक है, हाई अमाउंट में लिपिड पाया जाता है 40%, जबकि इसमें कम अमाउंट में लिपिड पाया जाता है 20%। देन इसके बीच में जो फर्क होता है वो क्या होता है? तो इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जो होते हैं 25 to 30 एंगस्ट्रॉम के। और ये जो होती है ना, कभी कभी ये कनेक्टेड रहती है किससे?
तो ये कनेक्टेड रहती है कभी कभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उससे कनेक्टेड रहती है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में फोल्डेड रहती है, और उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम सभी जानते हैं कि क्या बोला जाता है, क्रिस्टी बोला जाता है। ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। देन उसके बाद में हम बात कर लेते हैं आउटर चैम्बर एंड इनर चैम्बर की। जो आउटर चैम्बर होता है वो दोनों झिल्लियों के बीच वाला चैम्बर होता है तो उसे बोला जाता है आउटर चैम्बर, और जो इनर चैम्बर होता है वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ होता है। जो इनर मेम्ब्रेन में जो भरा हुआ लिक्विड होता है उसे बोला जाता है मैट्रिक्स, और जो भरा हुआ लिक्विड होता है प्रोटीन रिच होता है और होमोजेनस होता है। प्रोटीन रिच होता है और कैसा होता है, होमोजेनस, उसमें प्रोटीन हाई अमाउंट में पाया जाता है और ये होमोजेनस होता है। जबकि जो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या आउटर मेम्ब्रेन जो लिक्विड पाया जाता है वो लो विस्कोसिटी एंड लो डेंसिटी वाला होता है और ये H+ आयंस में रिच होता है। देन इसके अंदर जो भरा हुआ स्पेस होता है इसे बोलते हैं मैट्रिक्स, लिक्विड होता है उसे बोला जाता है मैट्रिक्स। और ये आउटर मेम्ब्रेन या ये आउटर जो स्पेस होता है इसे बोला जाता है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स एंड माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर्स के बारे में बात करते हैं अपन माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी एंड एफर पार्टिकल्स की। जो माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी होते हैं वो जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन होता है। जो इनर मेम्ब्रेन होते हैं मैंने यहाँ दिखाया कि उसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन होता है। इनर मेम्ब्रेन का जितना भी जो स्पेस होता है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जितना भी स्पेस होता है उस स्पेस को बोला जाता है माइटोप्लास्ट। इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जितना भी स्पेस होता है उस स्पेस को बोला जाता है माइटोप्लास्ट। देन उसके बाद में आता है इनर मेम्ब्रेन के दो फेसेस होते हैं, सी फेस एंड एम फेस, और दोनों के ऊपर एफर पार्टिकल्स पाए जाते हैं। दोनों के ऊपर पार्टिकल्स पाए जाते हैं, बाहर की तरफ भी पार्टिकल्स पाए जाते हैं और अंदर की तरफ भी पार्टिकल्स पाए जाते हैं। पर जो अंदर की तरफ पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनके एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है और वो स्पेसिफिक वर्क करते हैं, इसीलिए इनको ऑक्सीसोम्स या ETP इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स भी बोला जाता है, जो अपन अभी बात करने वाले हैं। देन इसके बाद में माइटोप्लास्ट, माइटोप्लास्ट के बाद में इसके दो फेसेस होते हैं, सी फेस और एम फेस। देन इसके नंबर में ऑक्सीडेशन की बात कर लेते हैं कि जितना ज्यादा अमाउंट में क्रिस्टी पाए जाएंगे, किसी भी माइटोकॉन्ड्रिया में जितनी ज्यादा अमाउंट में क्रिस्टी और एफन पार्टिकल्स पाए जाएंगे, जिस माइटोकॉन्ड्रिया में ज्यादा अमाउंट में क्रिस्टी रहेंगे, ज्यादा अमाउंट में एफन पार्टिकल्स रहेंगे, उस माइटोकॉन्ड्रिया में ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो ATP का फॉर्मेशन भी ज्यादा होगा। ऑक्सीडेशन उस माइटोकॉन्ड्रिया में ज्यादा होगा जिसमें क्रिस्टी ज्यादा पाए जाएंगे और जिसमें एफन पार्टिकल ज्यादा पाए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि क्रिस्टी, तो क्रिस्टी यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, एक तो ट्यूबुलर और एक प्लेट शेप। मैंने दोनों के ट्यूबुलर एंड प्लेट शेप, जो ट्यूबुलर क्रिस्टी होते हैं वो ज्यादातर प्लांट्स में पाए जाते हैं और जो प्लेट शेप क्रिस्टी होते हैं वो ज्यादातर एनिमल्स में पाए जाते हैं। जो एनिमल्स वाले क्रिस्टी होते हैं, जो ज्यादातर आप डायग्राम बनाते हो तो वो एनिमल वाले क्रिस्टी का ही बनाते हो, तो बॉटनी में भी आप एनिमल वाले क्रिस्टी ही बना के आ जाते हो, जबकि बॉटनी में आपको बनाना होता है ट्यूबुलर क्रिस्टी। देन उसके बाद में बात कर लेते हैं एफन पार्टिकल्स की। एफन पार्टिकल्स का नाम जो बताया था वो बताया था HF मोरेलिन 1963। एफन पार्टिकल्स की जो साइज होती है वो होती है 80 to 100 एंगस्ट्रॉम, और दो एफन पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो भी 100 एंगस्ट्रॉम ही होती है। दो एफन पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो भी 100 एंगस्ट्रॉम होती है। ऐसे नहीं कि एफन पार्टिकल्स क्रिस्टी के ऊपर एक दूसरे से चिपके हुए ही है, नहीं, उनके दो एफन पार्टिकल्स के बीच में या जो भी आसपास के एफन पार्टिकल्स है, जैसे यहाँ 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 ऐसे लगे हुए एफन पार्टिकल्स, तो इन सबके बीच में आपस में कितनी डिस्टेंस रहेंगी, तो वो रहेगी 100 एंगस्ट्रॉम। देन उसके बाद में आता है इसका काम क्या होता है, जो एफन पार्टिकल्स होते हैं उसका काम क्या होता है, तो उसका काम होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन करना, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब होती है तो उससे ATP का फॉर्मेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे होती है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है ATP मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन चलती है उसके एंजाइम्स या उसके कॉम्प्लेक्सेस इस एफन पार्टिकल्स के ऊपर पाए जाते हैं, तो जिससे ATP का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है ETP इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल क्यों, क्योंकि इसके ऊपर माइटोकॉन्ड्रियल एडिनोसिन ट्रांसफरेज एंजाइम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल एडिनोसिन ट्रांसफरेज एंजाइम क्या होता है, तो ये वो एंजाइम है जो ADP प्लस PI, ADP प्लस फॉस्फेट को जोड़ के इस ADP के ऊपर इस फॉस्फेट को ट्रांसफर कर देगा और इसको फॉर्मेशन कर देगा ATP का। इस एंजाइम का नाम इसीलिए रखा गया है माइटोकॉन्ड्रियल एडिनोसिन, क्योंकि एडिनोसिन वाला जो एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड है उसके ऊपर एडिनोसिन के ऊपर ट्रांसफर कर रहा है किसका, फॉस्फेट पार्टिकल का, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है माइटोकॉन्ड्रियल एडिनोसिन फॉस्फेट ट्रांसफरेज। देन इसके बाद में अपन बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन करता है। हमने बोला है कि ऑक्सीडेशन करता है, इसका काम क्या होता है ऑक्सीडेशन का, तो ऑक्सीडेशन किस किस का करता है, तो ऑक्सीडेशन करता है NADH का और सक्सिनेट, जिसे अपन FADH भी बोल सकते हैं, NADH एंड FADH। तो ऑक्सीडेशन कैसे करता है, तो इसके पास में 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। कितने कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनसे ये अपना ऑक्सीडेशन करता है। देन लास्ट हम बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के जो एफन पार्टिकल्स के ऊपर कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं उनके बारे में। इससे पहले मैं एक छोटी सी चीज आपको समझा देता हूं जिससे आपको ये कॉम्प्लेक्सेस को समझना आसान हो जाएगा। वैसे तो आपने पढ़ाई होगी कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मैं छोटा सा और समझा देता हूं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन,
ठीक है, तो कोई मॉलिक्यूल है, अगर उसके ऊपर से जैसे NaDH, अगर इसमें से मैं हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता हूं तो NaDH का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। NaDH का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और अगर मैं इसमें हाइड्रोजन जोड़ देता हूं तो NaDH का क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। तो ये मैं ऐसे समझा रहा हूं, NaDH है, ये अभी कौन सी स्टेट में है? तो ये रिड्यूस्ड स्टेट में। अभी कौन सी स्टेट में है? रिड्यूस्ड स्टेट में। लेकिन जैसे ही मैं इसमें से क्या निकाल दूंगा? हाइड्रोजन आयंस को बाहर निकाल दूंगा, H प्लस इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा जैसे NaD+। और जैसे ही मैं इसके अंदर क्या जोड़ दूंगा? H प्लस इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो ये समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऐसे में यहां समझाने वाला हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, कॉम्प्लेक्स नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर 4, जो कि एफएन पार्टिकल्स का अपने मेन काम समझा कि एफएन जो पार्टिकल का जो मेन काम होता है वो होता है ऑक्सीडेशन का। तो ऑक्सीडेशन कैसे करता है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो 1 होता है उसके ऊपर एक मॉलिक्यूल रखा हुआ होता है जिसका नाम होता है कोएंजाइम Q। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के ऊपर NaDH आएगा। मैंने यहाँ समझा दिया, सॉरी यहाँ समझा दिया कि NaDH आएगा। इसके पास में क्या क्या है? तो इसके पास में H प्लस इलेक्ट्रॉन्स, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स और H प्लस को दे देगा कोएंजाइम Q को देता है। मैंने बताया कि अभी भी NaDH के पास में क्या होता है? H प्लस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को और H प्लस को दे देता है कोएंजाइम Q को। तो कोएंजाइम Q कन्वर्ट हो जाता है कोएंजाइम Q H2 में। अब यहाँ कोएंजाइम Q का तो हो गया रिडक्शन और NAD का हो गया ऑक्सीडेशन। तो अपन ने यही तो पढ़ा है कि NAD का और FADH का, फिर सक्सीनेट का क्या कर देता है? ऑक्सीडेशन। तो NAD का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया और कोएंजाइम Q का रिडक्शन हो गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 का नाम यही है, NADH कोएंजाइम Q रिडक्टेज, NADH कोएंजाइम Q रिडक्टेज। ऐसे ही दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स करता है कि ये FADH से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, कौन ले लेता है? कोएंजाइम Q, और कोएंजाइम Q H2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका नाम हो गया सक्सीनेट कोएंजाइम Q रिडक्टेज, क्योंकि कोएंजाइम Q का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। देन थर्ड नंबर पे आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर 3, जो कोएंजाइम Q जो इलेक्ट्रॉन लेके आया था वो कोएंजाइम Q साइटोक्रोम C को दे देता है। अपने सारे इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? साइटोक्रोम C को, और H प्लस भी साइटोक्रोम C को दे देता है। तो ये हो जाता है कोएंजाइम Q साइटोक्रोम C रिडक्टेज। यहाँ पे साइटोक्रोम C का रिडक्शन हो गया, इसलिए साइटोक्रोम C रिडक्टेज। देन जो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 होता है वो अपने H प्लस और इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है किसको? अल्टीमेटली वो साइटोक्रोम C A1 एंड A3 से होते हुए किसको चला जाता है? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन जो अपन रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन अपन श्वसन में जो ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं वो ऑक्सीजन यहाँ काम आती है। कैसे काम आती है? जो साइटोक्रोम A3 के पास में जो इलेक्ट्रॉन्स है और H प्लस है उसको ये ऑक्सीजन ग्रहण कर लेती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है? H2O में। किस में कन्वर्ट हो जाती है? H2O में। तो लास्ट वाला जो कॉम्प्लेक्स उसका नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम का भी यहाँ क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो चारों कॉम्प्लेक्सेस के नाम आप कभी भूलोगे नहीं मेरे को, ऐसी उम्मीद है। पहले कॉम्प्लेक्स का नाम है NADH कोएंजाइम Q रिडक्टेज, सेकंड कॉम्प्लेक्स का नाम है सक्सीनेट कोएंजाइम Q रिडक्टेज, क्योंकि ये सक्सीनेट का रिडक्शन कर रहा है और ये NADH का, सॉरी ये सक्सीनेट का ऑक्सीडेशन कर रहा है और ये NADH का ऑक्सीडेशन कर रहा है, इसलिए NADH कोएंजाइम Q रिडक्टेज, सक्सीनेट कोएंजाइम Q रिडक्टेज, दोनों में ही कोएंजाइम Q का रिडक्शन हो रहा है। देन कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में क्या होता है? साइटोक्रोम C का रिडक्शन होता है बाय द कोएंजाइम Q कॉम्प्लेक्स। देन कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में ये साइटोक्रोम C जो इलेक्ट्रॉन्स और H प्लस को लेके आता है वो यहाँ आके डोनेट कर देता है, तो साइटोक्रोम C का भी ऑक्सीडेशन अल्टीमेटली हो जाता है। ये चारों कॉम्प्लेक्सेस आप याद रखेंगे और ये आपको एग्जाम में भी लिख के आने ऐसे के ऐसे, और ये कई सारी एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। देन उसके बाद फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अपन ने पहले भी पढ़ा है कि फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहले आता है कि उसके अंदर क्रेब्स साइकिल हो रही है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही है, जिससे अल्टीमेटली क्या बन रहा है? ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, इसीलिए उसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके अलावा यहाँ पे जब ATP बनती है तो इससे CO2 भी यहीं से ही रिलीज होती है, तो ये भी इसका एक फंक्शन है। देन उसके बाद में आता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कोशिका के अंदर प्रोडक्शन होने वाली लगभग 90% एनर्जी का प्रोडक्शन कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसके अलावा ग्लाइकोलिसिस से भी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है जो कि कोशिका की साइटोसोल में होती है। ठीक है। देन आ जाता है सीड जर्मिनेशन के टाइम पे माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है और सीड जर्मिनेशन के लिए वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवाया जाता है। उसके बाद में आ जाता है स्पर्म। स्पर्म में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो स्पर्म की पूंछ होती है, जो पीछे वाला हिस्सा होता है, यहाँ एक स्पाइरल शेप में स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर खूब सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो जब स्पर्म की मूवमेंट में हेल्प करते हैं कि स्पर्म की जब मूवमेंट होती है तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कौन फिल करके जाता है? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया ही फिल करके जाते हैं। देन माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है वो कुछ आयंस का स्टोरेज का काम भी करती है, जिसमें आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम आयंस का वो स्टोरेज भी करती है। आई होप कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया पूरा समझ में आया होगा और मैं इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको एग्जाम में ऐसे के ऐसे ही लिख के आना है। आपको अल्टीमेटली समझा के ही आना होता है एग्जामिनर को। ऐसा तो है नहीं कि मैं 20 पेज थ्योरी भर के आ रहा हूँ, 10 पेज थ्योरी लिख के आ रहा हूँ, एग्जामिनर को कुछ समझ में ही नहीं आया है
तो उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, 20 पेज थ्योरी पढ़ने से, 10 पेज थ्योरी पढ़ने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। आपको सिर्फ उसको समझा के आना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना। थैंक यू।